सवाल खैर दोस्तों, मैं हूं आदिल खान आजाद। आज है 30 अक्टूबर 2025 और आप देख रहे हैं आजाद बोल इंडिया पर मिडिल ईस्ट मॉर्निंग न्यूज। इस शो में आज आपको दिखाएंगे डोनाल्ड ट्रंप का न्यूक्लियर धमाका, 30 साल बाद फिर फटेगा अमेरिकी बम। गजा पर फिर से हमला, सीज फायर के नाम पर इस्राएली बमबारी जारी। सूडान का अल-फाशर बना कब्रिस्तान, 3 दिन में 1500 लोगों का कत्ल। और तुर्की सीरिया की मुश्तरका मुहिम से इसराइल बेचैन, गोलान हाइट्स पर टकराव गहराया। ये थी कुछ हेडलाइंस, लेकिन खबरें हमेशा की तरह इससे कहीं ज्यादा होंगी। शुरुआत करते हैं इस शो की। डोनाल्ड ट्रंप ने न्यूक्लियर धमाके का हुक्म दिया है। 30 साल बाद फिर से अमेरिकी बम फटेगा, लेकिन क्यों, जरूरत क्या है? अमेरिकी सियासत में दोस्तों धमाका हो गया है उस न्यूक्लियर धमाके से पहले। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने वॉर डिपार्टमेंट को हुक्म दिया है कि अमेरिका फौरन न्यूक्लियर हथियारों की टेस्टिंग दोबारा शुरू करे। ये वही काम है जो 1992 के बाद पहली बार होने जा रहा है, यानी कि अब तक 1992 के बाद न्यूक्लियर टेस्ट अमेरिका ने नहीं किया था। ट्रंप ने अपनी सोशल साइट ट्रुथ सोशल पर लिखा, दूसरे मुल्क अपने प्रोग्राम चला रहे हैं, इसीलिए अमेरिका को भी अब टेस्ट शुरू करना होगा और ये काम अभी से शुरू होगा। ट्रंप ने रूस और चीन को सीधा निशाना बनाते हुए कहा कि अगर हमने टेस्टिंग नहीं की तो ये दोनों मुल्क हमें 5 साल में मात दे देंगे। मतलब साफ है कि अमन के सो कॉल्ड मसीहा डोनाल्ड ट्रंप न्यूक्लियर रेस में फिर से दौड़ लगाना चाहते हैं, लेकिन दुनिया भर के अमन और सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स इसे बेहद खतरनाक बता रहे हैं। उनका कहना है कि इससे पूरी दुनिया में फिर से एटमी हथियारों की जंग शुरू हो सकती है या होड़ शुरू हो सकती है और कई दहाइयों से जिस न्यूक्लियर टेस्टिंग पर रोक लगी थी वो बिखर जाएगी। ये भी गजब बात है कि अमेरिका ईरान के अमन पसंद न्यूक्लियर प्रोग्राम को तबाह करने के पीछे पड़ा है, और वही अमेरिका सिर्फ न्यूक्लियर बम फिर से इसलिए चलाना चाहता है कि कहीं वो रूस और चाइना से एटमी टेस्टिंग के मामले में पीछे ना रह जाए। कमाल की हिपोक्रेसी है। एक शख्स, एक मुल्क जो साफ सुथरी बिजली बनाना चाहता है और दूसरे सिविलियन यूज में न्यूक्लियर पावर का इस्तेमाल करना चाहता है, उस पर कह दिया जाता है तुम बम बना रहे हो। बाकी लोग बम जो रखते हैं सबसे ज़्यादा, वो कभी भी टेस्टिंग कर सकते हैं। वाह। इसे कहते हैं अपने लिए वसीयत और दूसरों के लिए नसीहत। गजा की बात करते हैं। सीज फायर का ढोंग करने वाले इसराइल के हाथ फिर से खून में लथपथ हो गए हैं। गजा में सीज फायर का नाम लेकर इसराइल ने कल रात एक और हमला कर दिया, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई। इसराइल ने दावा किया कि उसने हथियारों का एक जखीरा उड़ाया है, लेकिन अल शिफा अस्पताल ने बताया कि 2 आम लोगों की लाशें पहुंची हैं, हमास के किसी फाइटर की नहीं। इससे एक रात पहले की बमबारी में 104 लोग शहीद हुए थे, जिनमें 46 बच्चे और 24 औरतें शामिल थीं। ये इसराइल की वॉर का हमेशा से लेखा जोखा है कि उसका जोर औरतों और बच्चों पर बहुत चला है। फिर भी इसराइली फौज अब ये कह रही है हम सीज फायर के तहत काम कर रहे हैं, बस खतरे को हटा रहे हैं। हालांकि कई मुल्क इसराइल को इस पूरी दुनिया के लिए खतरा बताते हैं। अगर वो भी ऐसा करने लगें तो क्या होगा? ये सवाल मेरे जहन में कई बार कौंधता है। हालांकि मैं चाहता हूँ दुनिया में अमन व अमान कायम रहे, इसराइल भी अमन से रहे, फ़लस्तीनी भी अमन से रहे। अब नेतन्याहू का नया नाटक समझ लीजिए, कहा है कि हमास को निहत्था करेंगे, और एक तरीके से ये एक साइलेंट जंग की धमकी है। कैसे छीनोगे? वो कहेंगे ले लो आके। गजा में लाशें अभी ठंडी भी नहीं हुई और नेतन्याहू सीज फायर हेडक्वार्टर पहुंचकर नया शो शुरू कर चुका है। इसराइल के कब्जे वाले इलाके में बनाए गए सीज फायर हेडक्वार्टर में अमरीकी जनरल के साथ कैमरे के सामने खड़े होकर नेतन्याहू बोला, हम हमास को पूरी तरह निहत्था करेंगे, गजा को डीमिलिटराइज करेंगे और जो ठान लिया है वो करेंगे, जो जैसा 2 साल पहले ठाना था। लेकिन वो सब कुछ ठना हुआ सीज फायर ट्रूस के और डील के जरिए पूरा हो पाया। खैर, यानी जंग के नाम पर फिर वही पुराना बहाना, फिर वही पुराना राग, सिक्योरिटी और आज़ादी की आड़ में तबाही का झाग और तबाही का ऐलान। खैर, नेतन्याहू ने दावा किया कि हमारे अमरीकी पार्टनर्स ने गजा में इसराइल की सिक्योरिटी जिम्मेदारी और फौज की कार्रवाई की आज़ादी को मंजूर किया है। अमरीकी पार्टनर। नेतन्याहू के सीज फायर हेडक्वार्टर दौरे का मकसद साफ था दोस्तों, वॉशिंगटन की मदद से गजा पर पकड़ मजबूत रखना। और ये सब तब हो रहा है जब सीज फायर की धज्जियां खुद इसराइल हर रोज उड़ा रहा है। परसों भी, कल रात भी।
गजा की कई और खबरें हैं, लेकिन सूडान की खबर लिए लेते हैं। सूडान के वेस्ट दारफुर इलाके से इंसानियत को झकझोर देने वाली तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं। रैपिड सपोर्ट फोर्स आरएसएफ ने अल फाशर शहर पर कब्जे के दौरान 3 दिन में कम से कम 1500 लोगों को मार डाला। अब ये ऑफिशियल फिगर आई है, पहले 2000 आई थी। ये दावा है सूडान डॉक्टर्स नेटवर्क का, जो सूडान की जंग पर नजर रखता है। डॉक्टरों के मुताबिक ये जो दुनिया देख रही है वो दरअसल एक असली जेनोसाइड है, एक नस्ल कुशी है। लाशों के ढेर, जलते मकान और भागते लोग। अल फाशर अब एक खुला कब्रिस्तान बन चुका है। ये वही सिलसिला है जो 1.5 साल पहले शुरू हुआ था, जब 14,000 से ज्यादा आम लोगों को बमबारी, भूख और मौके पर कत्ल कर देने वाली सजा से मारा गया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक आरएसएफ के ये हमले पूरी प्लानिंग और साजिश के तहत किए जा रहे हैं। एक कौम की नस्ल को मिटाने की मुहिम है ये, और ये नस्ल कुशी हर रोज की जा रही है। सूडान से लगते पड़ोसी मुल्कों में दहशत फैल गई है। कई अफ्रीकी ममालिक ने बयान देकर कहा है कि अगर हालात पर काबू ना पाया गया तो पूरा दारफुर एक बार फिर से जंग का मैदान बन जाएगा। इसराइल ने अमेरिका की मदद से सीरिया के साथ चल रहे सिक्योरिटी मुज़ाकरात को अचानक धीमा कर दिया है, स्लो कर दिया है। वजह बताई जा रही है सीरिया और तुर्की की मुश्तरका दुश्मनाना मुहिम और दोनों ममालिक की गोलान हाइट से इसराइली वापसी की डिमांड। इसराइल के एक सीनियर अफसर ने चैनल 12 को बताया कि पिछले महीनों में सीरिया के साथ सीधी बातचीत में हम समझौते के करीब पहुंच गए थे, लेकिन अरब मीडिया के हमलों के बाद माहौल बदल गया। दूसरे इसराइली अफसर ने कहा कि सीरिया की हुकूमत का लहजा अचानक बदल गया है और अब उस पर तुर्की का, एर्दोगान का असर साफ दिखता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक दोस्तों, तुर्की अब सीरिया के सदर अहमद अल शरा का सबसे बड़ा सरपरस्त बन चुका है खुले तौर पर, और सीरिया में इसराइल के असर को कम करने की कोशिश कर रहा है। 2-4 खबरें यहाँ से लिए लेते हैं, फिर से हम गज़ा पर आते हैं। बीच में खबरें दिखा देते हैं क्योंकि एक सीरीज़ अगर गज़ा की चलती रही तो लोग थोड़ा सा इधर उधर हो जाते हैं, तो वेरिएशन रहना चाहिए। यूनाइटेड नेशंस चीफ स्ट्रांगली कंडेम्स फ्रेश इसराइली स्ट्राइक्स इन गज़ा। यूनाइटेड नेशंस की चीफ की मजम्मत आई है। वो जो परसों रात से कल सुबह तक स्ट्राइक्स हुई थी गज़ा में, जिसमें 104 फ़लस्तीनी शहीद हुए, ये उस पर बयान आया है। रात तो खैर 2 लोग शहीद हुए, उस पर अभी कोई बयान नहीं आया। यूनाइटेड नेशंस के चीफ हैं एंटोनियो गुटरेस, आप जानते ही होंगे। उन्होंने स्ट्रांगली कंडेम किया है, बहुत सख्त लफ्ज़ों में मजम्मत की है, और उन्होंने कहा है कि मतलब ये जो है पूरी तरीके से सीज़फायर को ख़त्म कर देने वाली जैसी हरकतें होंगी, इसलिए संभलना होगा और हम लोग को रोकना होगा ताकि ह्यूमैनिटेरियन एड का रास्ता आसान रह सके, क्योंकि गज़ा में हालात जो हैं वो सही नहीं हैं। तो ये उन्होंने कल जो है रात ये बयान दिया, और उसके बाद इस बयान के बाद कल देर रात ईरान की तरफ से भी बयान आया। ईरान ने भी इन हमलों की मजम्मत की है, जिसमें 104 फ़लस्तीनी शहीद हुए, और ज़ायनिस्ट रेजिम के एयर स्ट्राइक्स को स्ट्रांगली कंडेम किया ईरान ने भी। जो फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक्स पर्सन है इस्माइल बागई, उन्होंने इस सिलसिले में बयान दिया। हाँ, ईरान से एक और ख़बर है जो कल रह गई थी और मुझे बड़ी अच्छी लगी। ईरान बिगिंस टेस्ट फ्लाइट ऑफ होम मेड कार्गो प्लेन। देखिए, ये होती है शानदार बात। और कहते ना, अगर आप किसी को बहुत मजबूर करेंगे तो वो इन्वेंशन करेगा, और वही ईरान कर रहा है। आपने इतनी पाबंदियां उस पर लगा दी, आपने उसकी जेब में माल ही नहीं रहने दिया कि वो कुछ चीज़ें खरीद सके, और माल था भी तो आपने पाबंदियां लगा दी कि खरीद नहीं सकते। तो उसने क्या, ठीक है भाई, अपने घर में बनाएंगे। तो ईरान ने अपना खुद का कार्गो प्लेन बनाया, ये उसकी तस्वीर है। इंजन वगैरह पंखे उसके बाहर हैं, लेकिन जितना भी बन सका बढ़िया बनाया, और हवा में इसकी टेस्टिंग जो है वो चल रही है। तो अब ये कहा है कि अब ये तैयार है, 100 घंटे की इसकी फ़्लाइट हो चुकी है टेस्ट की, और इसको जो ईरान का एविएशन है उसमें शामिल करने के लिए पूरी तैयारियां चल रही हैं। कुछ परमिट्स चाहिए हैं और कुछ इजाज़तें चाहिए, कुछ एनओसी चाहिए। उसके बाद ये ईरान का सामान इधर से उधर ढोने के लिए पूरी तरीके से तैयार हो जाएगा। ये होममेड है, ईरान ने खुद बनाया है, ईरान में बनाया, और ये बड़ी अच्छी बात है। Israeli trooper who joined genocide barred from entering Czech Republic amid war crimes alert। असल में हो ये रहा है कि अब जहाँ जहाँ ये इसराइली छुट्टियाँ मनाने जा रहे हैं, उनके साथ ये बड़ी दिक्कत पेश आ रही है कि उनसे पूछा जा रहा है, क्या तुमने गज़ा की जंग लड़ी थी? अब ये ईरानी प्रेस टीवी लिख रहा है कि जेनोसाइड में शामिल रहे एक इसराइली फ़ौजी को वॉर क्राइम के अलर्ट के बीच
चेक गणराज्य यानी चेक रिपब्लिक में जब वो गया तो उसे एंट्री करने से रोक दिया गया। नहीं, तुम हमारे यहाँ नहीं आ सकते, तुमने वो काम किया है जो इंसानियत के माथे पर बदनुमा दाग है। ये जो जंग खत्म हो गई ना, जिसका सीज फायर रोज टूट रहा है, सीज फायर रोज टूटता है। लोग पूछते हैं ना, ये अरब ममालिक कहाँ है, वो टर्म ममालिक कहाँ है, वो कान में बत्ती डाले सो रहा है, उनसे मत पूछो। लेकिन सीज फायर कैसे होते हैं? अफगानिस्तान पाकिस्तान का हुआ टूट गया। इंडिया पाकिस्तान का हुआ टूट गया। दुनिया के सारे, अरे लेबनान का देखो ना, नवंबर अगला महीना 1 साल हो जाएगा, रोज टूट रहा है, कौन क्या कर ले रहा है? तो सीज फायर तो होते ही यही है, एक मुद्दत लगती है जंग को मुकम्मल ख़त्म होने में। हर कुछ लोग एक्टिव हो गए हैं, सवाल पूछते हैं, बड़ी अच्छी बात है। भले वो सवाल जो है एक ही तरफ से उठ रहा हो, लेकिन अच्छी बात है, कुछ तो करने लगे हैं। और रही बात कि अरब ममालिक कहाँ हैं, तो वो मैंने कहा ना, वो कि वो कान में बत्ती डाले सो रहा है। सीज फायर हमास और इसराइल ने किया है, अमेरिका ने प्रेशर डाला है, हमास ने अरब ममालिक को खींचा है, टर्की को भी डाला है। इन लोगों ने हमास को नहीं खींचा है। आप ज़रा बात को समझिएगा। हमास को अपने गारंटर्स चाहिए थे मजबूत मुल्कों के तौर पर। ऐसे तो अगर ये लोग खींच के लाते तो ये सूडान को और आपका नाइजीरिया को और किसी और गरीब मुल्क को उठा लेते, मोरक्को को उठा लेते कि ये हैं गारंटर। अमेरिका कहता। इन्होंने, हमास ने, जो इनके सबसे करीबी मुल्क थे, जहां ये जाते हैं पूरे भरोसे के साथ मीटिंग करने, मिस्र, तुर्की और कतर, इनको बनाया। मैं कहता हूं पढ़ा तो करिए, नहीं पढ़ा करिए तो सुना तो कीजिए। ये किसी चौथे मुल्क में नहीं जाते हैं मीटिंग करने, इन तीनों पर एतबार करते हैं, इसलिए इन्हें गारंटर रखा। तो ये लोग गारंटर हमास की बेहतरी के लिए बन के आए। ये सीज फायर को टूटने से नहीं रोक सकते, क्योंकि गन इसराइल के हाथ में है। हाँ, ये पीछे से नट बोल्ट टाइट कर सकते हैं, ये क्या है, लेकिन कैसे करेंगे, इनकी हैसियत क्या है? मैं खुल के कह रहा हूँ, सबके लिए मैं ऐसे ही बोलता हूँ। क्या है हैसियत? अमेरिका पीछे खड़ा हुआ है इसराइल के, और कह दिया डोनाल्ड ट्रंप ने, नहीं कोई सीज फायर वायलेट नहीं हुआ, चल रहा है। 100 लोग शहीद हो गए, और ये लोग ये कह रहे हैं कि सीज फायर चल रहा है। ये किस तरह का सीज फायर है जो टूट टूट के चल रहा है? 100 लोगों की शहादत। मैंने कल भी कहा था, ईरान अगर इसराइल से सीज फायर तोड़ के यही मिसाइलें दाग के 104 लोग मार दे, फिर क्या होगा? डोनाल्ड ट्रंप क्या बोलेंगे? वही है चक्कर, हम किसके साथ हैं और किसके खिलाफ हैं, बड़ा मसला है सर। तो मैं ये कहता हूं, थोड़ा सोचा करिए, थोड़ा। मैं बार बार जो कहता हूं, मैं टीचर नहीं हूं यार आप लोगों का, लेकिन बेदारी हम पर फर्ज है, हम बेदार रहे। मट्ठा डाला जा रहा है, संभलिए। शुक्रिया, सलामत रहिए, खुश रहिए।